प्रताड़ित करना, बदनाम करना, उसी कड़ी में आज ये हमारे घर आए। सुबह से आ गए थे, मैं सो उठ के पेपर पढ़ रहा था, चाय पी रहा था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। कुल मिला के बदनाम करना, फंसाना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। उन्होंने ये स्वीकारा है कि उनके घर से 35 लाख रुपए मिले हैं, जिसे ईडी अपने साथ ले गई है। उमेश पटेल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब कवासी लखमा ने भ्रष्टाचार की बात उठाई तो उनके यहाँ ईडी आ जाती है। कोई कठिन शब्द नहीं है, वो ये लिख रहे हैं कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। हम जानकार कहते हैं कि ये सीटें जीत रही थी कांग्रेस, इनके हारने का कोई चांस नहीं था, मगर प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के भीतर से किसी ने हरवाया। राजनीति में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है, राजनीति में चकित कर देने जैसा कुछ नहीं होता है। राजनीति विषय इतना व्यापक है कि ऐसे शब्द चमत्कार, चमत्कृत, अरे कैसे, अरे ये तो गजब हो गया, ये भाव या ऐसे शब्द अपना असर, अपना अस्तित्व खो देते हैं। उस बृहद विषय का नाम है राजनीति। मगर इसी राजनीति का एक शब्द है, व्यवहार में आता है, उसको कहते हैं दुर्भी संधि। तो जो विषय आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो दुर्भी संधि का है या कुछ और है, ये आप सुधी दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि विषय को बेहतर समझने के लिए जहाँ पे खबर को ख़त्म करना है मैं वहाँ से खबर को शुरू करूँगा, और जहाँ पे खबर को शुरू करना चाहिए था मैं उस जगह जाकर खबर को समाप्त करूँगा। इस उलटबानी के पीछे कोशिश बस इतनी है कि विषय शायद बेहतर समझ आए। वो चीज़ें जो संकेतों में दिख रही हैं उसे मैं गलत समझ रहा हूँ या सही समझ रहा हूँ, उसे मैं कोई नाम नहीं दूंगा, मगर जो मैं समझूंगा या जो मैं समझ पाया हूँ उसको बगैर किसी अतिरिक्त ब्यौरे के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो जो खबर है उसे अब मैं शुरू करता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा, जहाँ से खबर ख़त्म करनी है मैं खबर वहाँ से शुरू करूँगा, और जहाँ पे खबर शुरू करनी चाहिए मैं वहाँ पे खबर ख़त्म करूँगा, ताकि जो दिख रहा है उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है शायद वो कुछ बेहतर समझ आए। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। प्रताड़ित करना, बदनाम करना, उसी कड़ी में आज ये हमारे घर आए। सुबह से आ गए थे, मैं सो उठ के पेपर पढ़ रहा था, चाय पी रहा था। बोले हम लोग ईडी वाले हैं। बोले अच्छी बात है भाई, आओ स्वागत है। मैं इंतजार कर रहा था 2-3 साल से आप आए। फिर मैंने कहा कि तुम्हारे पास सर्च वारंट कहाँ है? बिना सर्च वारंट के मेरे यहाँ घुस गए थे। बोले लेके आते हैं। तो फिर पूछे अधिकारी लोग, ये ब्लॉक अलग है, वो ब्लॉक अलग है। क्या मैं जानता हूँ भाई, ये ब्लॉक अलग है, वो ब्लॉक अलग है। वो पूर्व मुख्यमंत्री कैंप है, उसी में निवास करता हूँ। फिर बोले आपके यहाँ सर्च नहीं करेंगे। तो कहाँ करोगे? यहाँ करेंगे। और जब सर्च किए क्या मिला मालूम है? मंतूराम और डॉक्टर पुनीत गुप्ता, उसके बीच में जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो पेन ड्राइव मिला। हमने कहा, फिर एक सैलेंट कंपनी मिली 10 रुपये के बाद में उन्होंने करोड़ों का ट्रांजेक्शन हुआ है। वो लोग तो बड़े बिल्कुल कानून खजाना मिल गया, करोड़ों कंपनी, फर्जी कंपनी। निकला क्या? 2015 का मामला अभिषेक सिंह का था। वो अब उसको कहा भैया इसको ले जाओ। हाथ पांव फूल गए अभिषेक सिंह का नाम सुनते ही। वो पेपर अभी छोड़ दिए।
ये स्थिति ईडी की है। अब ये लोग भी क्या करेंगे? का आदेश है, वो आए जांच कर रहे हैं। एक आज टीवी में चल रहा है कि बहुत हसीन आया है नोट गिनने का। वो साहब को वो बोले मेरी बहू है, वो बैंक में कहीं नौकरी करके भी शादी कर ले, ये जितना रुपया है मैं ऐसी गिन दे दूं साहब, कहा मशीन है ना। ये स्थिति है। केवल कुल मिला के बदनाम करना, फंसाना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, इनका ये धंधा है। एक सवाल कवासी लखमा ने पूछ दिया था अरुण साहब उप मुख्यमंत्री को, तो 8 दिन बाद ईडी पहुंचा था। अभी 4 दिन पहले में अरुण विजय शर्मा सवाल पूछ दिया, 4 दिन पहले आ गया। कभी अरुण साहब से ज्यादा विजय शर्मा चलती है, उसमें 8 दिन लगा था ईडी आने में, इसमें 4 ही दिन में आ गया। ये स्थिति है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी विधायक साथी जिस प्रकार से मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट जी और पूरा नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरा कहा कि पूरे भूपेश बघेल के साथ, पूरे परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे प्रदेश के जो साथी आए हैं अलग अलग जगहों से, कुनकुनी से लेके बस्तर तक के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ता साथी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग, मैं सुन रहा था कमरे से इतना नारा लगाए, इतना नारा लगाया हो, नगारा भी बजाया और एक जगह हिंदी लिखे थे, सीढ़ियाँ लिखे, इतना पिटाई की है। नगारा पीटे आप लोगों का भी बहुत आभार। अब चले गए कि चले गए? चले गए। अब आप लोगों से निवेदन, सुबह से आप लोग आए हैं, कई लोग भोजन भी नहीं किए, पानी भी नहीं मिला, साथियों को कुछ कर्ज की बात है, इसके लिए मैं कुछ लोगों को लाठियां भी पड़ी है, किसी सिर टूटा है, किसी हाथ में लगा, किसी उंगली में लगा है। मैं सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन ये कहना चाहता हूं, मैं उस दिन भी जब धरना प्रदर्शन हुआ था तब भी बोला था कि आज मलकी सिंह गेंदू बिना कारण के यहाँ ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, कल किसी और का घर होगा तो पहला घर मेरा ही होगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, एकजुट रहें, और इसी प्रकार से अगला जब किसी हमारे कांग्रेस साथी के घर ईडी और सीबीआई के रेड पड़े, सभी साथी एकजुट होकर उनको साथ देना। सभी प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सुबह से आए हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका हृदय से धन्यवाद। आप लोग घर में भी परेशान होंगे, गए हैं, पता नहीं क्या होगा, तो आप लोग भी घर को प्रस्थान करें। आप सबका बहुत ही धन्यवाद। अभी जिनको आप सुन रहे थे वो छत्तीसगढ़ की राजनीति के अपरिचित चेहरे तो कतई नहीं हैं। भूपेश बघेल हैं, राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस शासनकाल में। वो कांग्रेस शासनकाल जो घोटालों और गड़बड़ियों की वजह से लगातार विपक्ष के निशाने पर रहा। भूपेश हालांकि इस बारे में हमेशा कहते रहे कि ये जो आरोप हैं सिर्फ आरोप हैं, इसमें कोई आधार नहीं है। तो ईडी की कार्रवाई हुई भूपेश बघेल जी के यहाँ और वो उसी का ब्यौरा दे रहे थे, दिलचस्प अंदाज में, मौज लेने के अंदाज में। उन्होंने बताया कि ईडी को दस्तावेज मिले तो पेन ड्राइव मिली तो काहे की मिली, तो मंतू राम और डॉक्टर गुप्ता के बीच जो संवाद हुआ था उसकी पेन ड्राइव थी। डॉक्टर गुप्ता कौन हैं? तो डॉक्टर रमन सिंह वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के दामाद हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का जिक्र किया कि अभिषेक सिंह वाली एक फ़ाइल मिली जिसमें कंपनियों का ब्यौरा था। उन्होंने बताया कि सीएम मैडम का जो विषय आता है नान घोटाले में, उससे संबंधित कुछ चीज़ें मिली, वो भी मिली। और उनको ये उन्होंने बताया है कि ईडी को जब ये चीज़ें शुरू में दिखती थी तो ईडी बड़ी हर्षित हो जाती थी कि अरे बाप बहुत बड़ी चीज़ मिली,
लेकिन जैसे ही वो देखते थे कि अरे ये तो रमन सिंह का नाम है या इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, तो उसको छोड़ देते थे। उन्होंने ये स्वीकारा है कि उनके घर से 35 लाख रुपए मिले हैं, जिसे ईडी अपने साथ ले गई है। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़, जो रकम उनको मिली है ईडी को 35 लाख रुपए, उसका पाई पाई का हिसाब है वो दे देंगे, क्योंकि संयुक्त परिवार है। उस परिवार में उनका बेटा भी रहता है, बहू भी रहती है, बिटिया भी है, नाती भी है, नातिन भी है, सभी लोग रहते हैं, पत्नी भी हैं, और सबके पास से अलग अलग राशि बरामद हुई है। उन्होंने ये बताया कि भाई मशीन मंगाने की ज़रूरत नहीं थी नोट गिनने के लिए, लेकिन मीडिया हाइप देना था इसलिए मशीन मंगाई गई, क्योंकि वो नोट इतने ज़्यादा नहीं थे कि उसको गिना नहीं जा सकता था। गिन लेते, लेकिन मीडिया में सुर्खियां बने इसलिए मशीन मंगा ली गई। उन्होंने बताया कि जो सवाल वो विधानसभा में पूछ रहे थे, या हालिया दिनों उन्होंने जो 2 दिन पहले एक सवाल पूछा, विजय शर्मा गृह मंत्री, साथ में वो पंचायत मंत्री भी हैं, तो प्रधानमंत्री आवास को लेकर उन्होंने प्रश्न किया था, और उस प्रश्न के 2 दिन के भीतर ही ईडी चली आई है। तो उसका संदर्भ देते हुए भूपेश बघेल ने कहा है कि भाई सवाल पूछना भी अब अपराध हो गया है, एक सवाल पूछने भर से ईडी आ जाती है, क्या किया जाए। उन्होंने बताया कि उनकी 150 एकड़ की खेती है, और जो खेती है बहुत, चूँकि संयुक्त प्रॉपर्टी है वो 150 एकड़ की खेत, तो उस हिसाब से जो रकम मिली है कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है, सामान्य सा है, और सबका हिसाब जैसा कि उन्होंने कहा वो दे देंगे। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर तसल्ली बख्श अंदाज कहिए या मौज लेने का अंदाज कहिए, या ईडी की कार्रवाई को मजाक उड़ाना आप कह सकते हैं कि कैसे उन्होंने मौज ली है इस पूरे कार्रवाई की, उस ढंग से उसकी प्रस्तुति भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के बीच की। और ऐसा ही मेला जुला ब्यौरा भी उन्होंने पत्रकारों से जब इसके बाद चर्चा की, जो कि विस्तृत है, उसमें भी यही ब्यौरा दिया, मूल मुद्दे यही थे। अब ये भी भूपेश बघेल हालांकि पूछते हैं कि भाई जब ये सुबह आए थे मेरे यहाँ, तो मैंने इनसे, ये इन्होंने बताया कि ईडी के हैं, तो मैंने पूछा कि वारंट है, तो ईडी के अधिकारियों ने कहा कि हाँ हम वारंट मंगा रहे हैं, यानी ईडी पहले पहुंच गई, वारंट उनके पास नहीं था। और बाद में जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि वारंट कहाँ है, तो फिर वारंट आया, और उसके बाद फिर वो उस मकान के उस हिस्से में गए जो कैंप ऑफिस नहीं है, यानी पूर्व मुख्यमंत्री का जो कैंप ऑफिस नहीं है, वो वहाँ गए। कैंप ऑफिस में उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, और फिर पूरी जांच प्रक्रिया चलती रही जो करीब 10 घंटे की थी। अब वो जांच प्रक्रिया कितनी सताने वाली, परेशान करने वाली थी, ये भूपेश बघेल जी के ब्यौरे से आपको समझ में आ जाना चाहिए मुकम्मल तरीके से। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, जहाँ से ये मुद्दा शुरू होना चाहिए था ना, खबर जहाँ से शुरू होनी चाहिए थी, अब वहाँ पहुँचते हैं। जब ये खबर सुबह मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक हुई कि भूपेश बघेल पाटन के विधायक के घर ईडी पहुंची है, तो विधानसभा बस शुरू ही होने वाली थी, और फिर विधानसभा में इस सूचना के आते ही हंगामा बरप गया। वहाँ क्या क्या हुआ वो आपको आगे बताता हूँ। जैसे ये खबर आई कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पाटन के मौजूदा विधायक भूपेश बघेल के पदुम नगर स्थित आवास पे ईडी पहुंची है और कार्यवाही जारी है, विधानसभा इधर शुरू होने वाली थी। विधानसभा शुरू हुई, प्रश्नकाल पहला ही हिस्सा होता है विधानसभा का, और जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, कांग्रेस के विधायक खड़े हुए। सबसे पहले खड़े हुए विक्रम मंडावी और कुंवर सिंह निषाद, और इन दोनों ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है प्रदेश के पूर्व मुखिया को, ये वो बोल ही रहे थे कुंवर सिंह निषाद। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि भाई ये प्रश्नकाल है, आपको जो भी विषय है उसको शून्यकाल में उठा लीजिएगा, पहले प्रश्नकाल ले लेते हैं, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसके बाद जो विषय आप चाहें वो शून्यकाल में उठाइए। लेकिन कुंवर सिंह निषाद और विक्रम मंडावी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गंभीर विषय है और इसको दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह साहब ने फिर एक व्यवस्था दी, फिर उसी बात को दोहराया बहुत प्यार से कि भाई शून्यकाल में पर्याप्त समय रहता है, आप जितना बोलना चाहिए, जो भी बोलना आप चाहें आप बोलिएगा, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल को बाधित मत करिए। फिर बघेल लखेश्वर यानी कांग्रेस के एक और विधायक खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे एक सदस्य के साथ, तो उनको फिर
रुकना पड़ गया क्योंकि उसी समय विक्रम मंडावी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय बेहद गंभीर विषय है। कुंवर सिंह निषाद फिर अपनी बात पे आ गए सामने कि भाई एक बहुत गंभीर विषय, उस बात को सुनिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उस बात को नहीं सुना। वो यही बोलते रहे अध्यक्ष की प्रश्नकाल का अपना महत्व है, उसको पहले ध्यान दीजिए। उमेश पटेल खड़े हुए जब प्रश्नकाल को लेकर आसंदी से, यानी विधानसभा अध्यक्ष ने पुकारा कि भाई बघेल लखेश्वर आपका पहला प्रश्न है, आप इस पर सवाल रखिए, अपने सवाल पर बात करिए, तो सवाल नहीं आया। उमेश पटेल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब कवासी लखमा ने भ्रष्टाचार की बात उठाई तो उनके यहाँ ईडी आ जाती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न लगता है और 2 दिन बाद उनके यहाँ यानी भूपेश बघेल के यहाँ भी ईडी आ जाती है। तो अध्यक्ष महोदय बताइए ये क्या चल रहा है। और फिर से कुंवर सिंह निषाद खड़े हुए, फिर वही बात हुई। अजय चंद्राकर ने कहा कि ये ईडी की कार्रवाई कहीं भी हो रही हो, ये विधानसभा का विषय नहीं हो सकता है, ये राजनीति करने का भी मंच नहीं है, राजनीतिक इच्छा पूर्ति को पूरा करने की भी जगह नहीं है, तो प्रश्नकाल है, इस पर तो प्रश्न ही होना चाहिए जो भी प्रश्नकाल का विषय है। तो कुंवर सिंह निषाद उठे और उन्होंने कहा कि ये जो बातें हैं ये लोकतंत्र को दबाने का प्रयास है। और उसके बाद सदन के अंदर बहुत तेज नारेबाजी होने लगी। सत्ता पक्ष अपने नारे लगाने लगा, विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ नारे लगाने लगा। इन नारों के बीच में ईडी का जिक्र भी आ रहा था, ईडी मुर्दाबाद और तमाम तरह की चीज़ें। और नारेबाजी करते हुए विपक्ष जो है सदन के गर्भगृह में आ गया। जो सदन के नियम है उसके अनुसार जब भी सदस्य गर्भगृह में आएंगे तो स्वयं निलंबित हो जाएंगे, तो निलंबित भी हो गए। लेकिन निलंबित होने के बावजूद गर्भगृह से बाहर नहीं निकले और वहीं बैठ गए और नारेबाजी लगातार चलते रहा। और इस बीच में प्रश्नकाल शुरू भी हो गया। लेकिन लगातार आसंदी ने आग्रह किया कि भाई आप निलंबित हो चुके हैं, आप बाहर चले जाइए, आपके निलंबन की जो भी अवधि है उसको मैं बाद में निर्धारित कर दूंगा। लेकिन वो उठे नहीं सदस्य और नारेबाजी लगाते रहे। वो बार बार आसंदी की ओर से ये बात आती रही कि प्रश्नकाल है, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है और प्रश्नकाल में तो आप ही विपक्ष के लोग सवाल लगाते हैं, उसका जवाब मिलता है, उसको जवाब ले लीजिए, प्रश्नकाल का अवसर का लाभ उठाइए। लेकिन विपक्ष माना नहीं, बिल्कुल नहीं माना, नारेबाजी चलती रही। और नारेबाजी करने के दौरान वो, जैसा कि मैंने बताया, गर्भगृह में आए और गर्भगृह में आने के बाद निलंबित हुए और फिर कुछ देर बाद नारे लगाते हुए स्वयं बाहर भी चले गए। इस बीच में जबकि ये पूरा हंगामा हो रहा था और विपक्ष बाहर जा रहा था, धर्मजीत सिंह तखतपुर के विधायक, कभी कांग्रेस के, फिर कभी छचका के, जोगी जी की जो पार्टी थी उसके विधायक, और अब भाजपा के विधायक, उनकी ओर से एक टिप्पणी आई। उन्होंने कहा कि कोरबा में कोयला में पैसा खाए हो, ईडी आ रही है तो तकलीफ क्यों हो रही है, कोरबा में पैसा खाए हो या नहीं, ये उन्होंने पूछा, जबकि विपक्ष बहिर्गमन कर रहा था। इधर विपक्ष ने बहिर्गमन किया और बहिर्गमन करने के बाद वो नारे लगाते हुए बाहर आए। विधानसभा परिसर में गांधी जी की जो प्रतिमा है वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर भी खूब नारेबाजी हुई, खूब ईडी की लानत मलामत करते हुए बीजेपी की निंदा करने वाले नारे लगे वहाँ पर भी। और उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही का बहिष्कार एक प्रकार से हुआ और सारे जो सदस्य थे वो ये कहते हुए चले गए कि अब वो भिलाई जाएंगे भूपेश बघेल जी के निवास, जहाँ पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, और उनको समर्थन देने जाएंगे। उस निर्णय के ठीक पहले उमेश पटेल, खरसिया के विधायक, ने मीडिया से बात की विधानसभा परिसर के ही भीतर, और उन्होंने जो कहा, जो प्रश्न उन्होंने या जो बात उन्होंने विधानसभा के अंदर कही थी, वही बात मीडिया से कही कि भ्रष्टाचार का जो सवाल उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है, टारगेटेड कार्रवाई क्यों होती है। वो जो बात उन्होंने कही वो यहाँ है। देखिए, पिछले दिनों जब कवासी लखमा जी ने एक प्रश्न उठाया था भ्रष्टाचार का मामला पुलिया में, उसके 2 दिन बाद उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। शुक्रवार को आखिरी सदन था जिस दिन, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास का प्रश्न उठाते हैं। उसके 2 दिन नहीं होता है कि उनके यहाँ ईडी पहुंच जाती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा में प्रश्न उठाएगा उसको डराने की कोशिश कर रही है, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई भी विधानसभा में प्रश्न उठाएगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा,
तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा ईडी के दौर। 10 मार्च यानी आज के दिन जो ये पूरी कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई के साथ एक संयोग और जानिए, और ये सिर्फ संयोग है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली में हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ की राजनीति के बहुत सधे और बहुत पगे हुए शख्सियत, जिनका नाम है चरणदास महंत, वो अपने विधानसभा क्षेत्र अपने गांव के लिए रवाना हो गए थे। संयोग से टीएस सिंहदेव रायपुर में ही थे और उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया। अब जो नेता नहीं थे यहाँ, सोशल मीडिया यानी एक्स के हैंडल पर उनके भी लगातार संदेश ब्लिंक करने लगे, चमकने लगे। दीपक बैज ने कहा है तो प्रतिशोध है, सचिन पायलट ने कहा हम डरते नहीं हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से भी एक बयान आया पवन खेड़ा जी का कि आज लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, ये जो कार्रवाई है भूपेश बघेल के यहाँ जो ईडी गई है, दरअसल ये जो मुद्दे उठने वाले हैं जिसमें बीजेपी घिरती, उसको भटकाने की कोशिश है। तमाम बातें दिल्ली से लेकर रायपुर और जाने कहाँ कहाँ हो गई। विधानसभा में बवाल बखेड़ा हो गया और टीएस सिंहदेव साहब ने कुछ प्रश्न अहम उठाए निंदा करते हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चल रही है, कहीं सदस्य को रोका तो नहीं गया था ज़बरदस्ती, और ये कार्रवाई आखिर कहलाती क्या है, इसको किस रूप में देखना चाहिए। सिंहदेव वहाँ भी पहुँचे थे, कहाँ, पदुम नगर भिलाई, जहाँ पर कि भूपेश बघेल जी का निवास है और ईडी की कार्रवाई चल रही थी। तो वहाँ भी पहुँचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, जो कुछ बातचीत की, जो उन्होंने विषय उठाए वो यहाँ है, देखिए उसको। आज ईडी की कार्रवाई हुई है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ, कि किस दृष्टि से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण और मुझे लगता है दुर्भावनापूर्ण। ये अफसोस होता है कि संवैधानिक अधिकार जिस संस्था को देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने दी, इस मंशा से दी थी कि गलत को रोका जाए, ना कि इस मंशा से कि इसका सत्ता में आने के बाद इस हद तक राजनीतिक दुरुपयोग किया। महाराज, चूंकि सुबह से लगातार कई कांग्रेसी नेताओं के यहाँ भी जो करीबी है उनके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी हुई है, लगातार गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, इस पर क्या कुछ कहना है? अभी क्यों ये सब हो रहा है? जब ये बात आ रही है कि पंजाब के 37 विधायक दुबई में हैं कि नहीं, मुझे देखिए अधिकृत जानकारी तो नहीं है वैसी, लेकिन पॉडकास्ट में आता है, अपन विश्वास करते हैं, मीडिया का भी, सोशल मीडिया का भी एक हद तक विश्वास करते हैं। उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है, ये 37 विधायक आगे बढ़ जाते हैं। कांग्रेस के पंजाब के वरिष्ठतम लीडर्स लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि 30 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं, और आज सुबह उनके यहाँ कार्रवाई हो जाती है। ये पहले क्यों नहीं? कल रात को कौन सी जानकारी ईडी को लगी कि आज सुबह यहाँ पहुंच? वो विधायक पहुंचते हैं दुबई और ईडी को नई जानकारी मिल जाती है और वो यहाँ आ जाते हैं। ये बात ऑपरेशन लोटस के तहत कार्रवाई चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ऑपरेशन लोटस जिसे कहा जाता है, उसमें ये बातें सुनने में आती हैं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि बहुत आदान प्रदान के आधार पे ये मैनेजमेंट किया जाता है। क्या आदान प्रदान है, क्या है, मेरे होठ सिले हुए हैं, बोल नहीं सकता आदमी उससे ज्यादा। वो कहाँ से होता है? उसके ऊपर कभी जांच हुई? न जाने कितने जगह ऑपरेशन लोटस हो, वहां तो कुछ नहीं होता, यहाँ हो रहा है, और जगह हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, झारखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। हर जगह जहां बीजेपी की बात बनते हुए नहीं दिख रही है, लोग मानते हुए नहीं दिख रहे, वहां कुछ न कुछ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। यहाँ तो लोग प्रताड़ित, यहाँ लोग संलिप्त हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन के बैठे। तो सिंहदेव भिलाई चले आए, उन्होंने लानत मलामत की, विधानसभा में बवाल बखेड़ा हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई। जो नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर वो दीपक बैज हों, पवन खेड़ा हों, और भी सचिन पायलट जैसे कई और नेता हों, ये नेता सोशल मीडिया पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से अपनी उपस्थिति दर्शाई, जतलाई। अब इस तरीके से एक उपस्थिति डॉक्टर चरणदास महंत की भी हुई।
उन्होंने बात करते हुए उनका एक वीडियो पोस्ट हुआ उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल पे, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई जो भी कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। लेकिन उनका जो एक्स हैंडल पे जो उन्होंने एक पोस्ट यानी वीडियो के साथ जो बातें लिखी वो बड़ी दिलचस्प थी। वो बात 2 लाइन है, वो है ये कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं मिलता। ये जो पोस्ट है ये आप स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, चरणदास महंत जी की पोस्ट है। ये कोई कठिन शब्द नहीं है। वो ये लिख रहे हैं कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता कभी दर्पण नहीं मिलता। चरणदास महंत कोई बात यूं ही नहीं लिखते हैं, और बेवजह तो बिल्कुल नहीं लिखते हैं। अगर आप उनके एक्स पोस्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि शाम 5:19 पे पोस्ट हुआ है ये, और इसी के कुछ देर बाद ईडी लौट गई है भूपेश बघेल के निवास से। भूपेश बघेल जी, जिनका बयान आपने शुरू में ही देखा सुना। तो दिन भर के क्रम को मैंने उल्टा करके दिखाया, आपको बताया, इस बात के साथ कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी ईडी की ओर से कोई ब्यौरा नहीं आया है। जैसा कि अमूमन ब्यौरे आ जाते हैं, वो ब्यौरा नहीं आया है कि आखिरकार ईडी अगर छत्तीसगढ़ के भिलाई के पदम नगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास गई थी तो क्यों गई थी, क्या हुआ था, क्या हासिल हुआ, क्या मिला नहीं मिला। ईडी का एक्स हैंडल अभी इस समय जबकि 8 बज रहे हैं शाम के, कुछ नहीं कह रहा है, मौन है। हो सकता है इस खबर के बाद शायद कोई आ जाए पोस्ट, कोई जानकारी आ जाए तो अलहदा है। और हमारे पास जो सूचना है वो सूचना कहती है कि ये जो कार्रवाई है ये शराब घोटाले से जुड़ी हुई कार्रवाई है। भूपेश शासनकाल के ही समय ऐसा बताते हैं कि ईडी ने एक बार तलब किया था भूपेश बघेल के पुत्र को, बिट्टू को, और वो गए भी थे। मगर जैसा भूपेश बघेल का शासनकाल था तो कई खबरें नहीं छपती थी, पत्रकार लिखते थे पर छपता नहीं था, तो ये खबर उतनी आई नहीं। खैर, यही भूपेश बघेल साहब जो बहुत संघर्षशील, जुझारू और लड़ाकू हैं, इनका एक किस्सा और है। वो इस खबर का जो अब अगला चैप्टर है वो आखिरी है, और उस आखिरी चैप्टर में आपको मैं वो चीज़ चूँकि याद आई है तो बता देता हूँ। भूपेश बघेल शासनकाल में 2019-20 आते आते केंद्रीय एजेंसियों की आमद रफ्त शुरू हो गई। पहले इनकम टैक्स आया, फिर ईडी आई, लगातार कार्रवाई चलती रही। भूपेश बघेल साहब मोदी जी और शाह जी की खूब लानत मलामत करते थे। मोदी शाह मतलब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मतलब मोदी शाह बोलने से ही आप सब समझ जाएंगे, फिर भी मैं सोचा कि इसको और बता देता हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, नंबर 1 नंबर 2 ही बोलते हैं इनको। इनकी भी खूब लानत मलामत भूपेश बघेल जी अपने आक्रामक भाषणों में करते थे। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि भूपेश बघेल दिल्ली गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वो बस गए और उनकी मुलाकात हो गई। काफ़ी लंबी चर्चा हुई, उसकी तस्वीरें भी आई सामने। लॉन में बैठे हुई तस्वीरें थी वो। कुछ लोग बताते हैं कि इसके बाद जो भूपेश बघेल जी का मारक अंदाज था, खासकर मोदी और शाह को लेकर सीधे वो जो टारगेटेड बोलते थे, वो थम गया मामला, नहीं बोलते थे। अब सत्ता बदल गई। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस आ रही थी, लेकिन करीब 10 से 12 बल्कि 15 सीटें जाने क्यों कांग्रेस के भीतर खाने कुछ ऐसा हुआ कि वो कांग्रेसी हार गए या कांग्रेस को हरवा दिया गया। फिर बता देता हूँ, जानकार कहते हैं कि ये सीटें जीत रही थी कांग्रेस, इनके हारने का कोई चांस नहीं था, मगर प्रायोजित तरीके से कांग्रेस के भीतर से किसी ने हरवाया।
कौन था क्या था पता नहीं, पर ये सियासत के गलियारों में इस बारे में बात होती है। और कार्रवाई इधर चलती रही, लोग अंदर होते रहे। हर वो व्यक्ति जो भूपेश बघेल कार्यकाल में उनका बहुत बड़ा सिपहसालार था या उनका ख़ास करीबी था, वो अंदर होते चला गया, बार बार हुआ अंदर। लेकिन कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि खुद भूपेश बघेल जी को परेशान होना पड़े, कभी नहीं। अब आ जाई ईडी 10 घंटे से ऊपर समय तक रही, और जिस तरीके से रही और जिस तरीके से भूपेश ने उसका प्रस्तुतिकरण किया, वो मैंने सबसे शुरू में ही आपको बता दिया कि देखिए उसको। और भूपेश के ईडी मतलब भूपेश के निवास में ईडी के पहुंचने के बाद जो कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद की जो प्रस्तुति उसे मैंने उसको बता दिया। तो इससे आपको जो अर्थ निकालना हो इन सूचनाओं के, क्योंकि सारी सूचनाएं तथ्यात्मक हैं, क्रम से बता दिया है मैंने। बस सिवाय ये काम किया है कि खबरों को उल्टा बताया है। जो सबसे आखिरी बताना था उसको सबसे पहले बताया हूँ, और जो सबसे शायद जहाँ से शुरू करना था उसको आखिरी में कर रहा हूँ। सोच समझ के ही कर रहा हूँ मैं, यूं ही नहीं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब समझदार हैं, मुकम्मल समझदार हैं, अर्थ निकाल लेंगे जो भी निकालना होगा। अपनी ओर से मैं इसका कोई अर्थ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बेहतर है कि आपको उल्टा करके समझा दूँ, उल्टा करके दिखाऊँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो वही मैं कर रहा था। अब इस पूरे विषय के साथ कि आज दिन भर जो कुछ हुआ वो क्या था, कैसा था, इसका थोड़ा बहुत अगला पिछला क्या है, उसको कैसे जोड़ा जाता है विधानसभा चुनाव से, भूपेश बघेल शासनकाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात से, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा जितना कुछ मुझे याद आया वो मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। वही आपको मैं बता रहा था। अब इससे हासिल ये भी एक चीज़ ज़रूर हुई है कि भूपेश बघेल जी केंद्र में हैं चर्चाओं के। जैसे ही कार्रवाई जब शुरू हुई ना ईडी की, लोगों को पता चला कि ईडी की कार्रवाई शुरू हुई, तो भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट आया था, जो उसके नीचे लिखा था भूपेश बघेल कार्यालय, यानी भूपेश बघेल के ऑफिस से किसी ने उस ट्वीट को किया और उसको जोड़ा पंजाब के मसले से। यदि ऐसा कुछ करने से सोच रहे हैं कि पंजाब में डर जाएंगे, तो नहीं डरेंगे। सारा विषय, सारा मसाला रेडी, सारा मसाला तैयार था, सब कुछ हुआ, और आज का दिन भूपेश केंद्रित होके, ईडी केंद्रित होके समाप्त हो गया है। यदि ईडी आगे कोई कार्रवाई करेगी तो किस किस्म की करेगी, कैसी करेगी, ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा। और जाहिर है जब कोई ऐसी सूचना आएगी तो आपको बताने में फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आज की सूचना तो यहीं तक थी, एक अहम जानकारी थी, एक अहम सूचना थी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना आएगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।